अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। व्हाट इज अप, क्या हाल है आप लोगों का? वैसे तो बड़ा दिल चाह रहा था पूछूं कैसा मौसम है, क्या चल रहा है, लेकिन मौसम का हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट इज अ किलर मौसम। सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री, जो जनूबी हिस्सा है ना मुल्क का, वहाँ पे हीट वेव की सूरत हाल है। नहीं, सर्टन अच्छे पार्ट्स कौन से हैं? सर्दन मतलब जुनूब। सर्दन आई थॉट यू सेड सर्टन। नहीं, सर्टन नहीं। हाँ, सर्दन में तो हमारे यहाँ यानी सर्टन गर्मी पड़ रही है और बहुत बुरा हशर है। सो हीट वेव की सी कैफियत है, उस पे हीट वेव ही है। हाँ, कैफियत क्या है? हीट वेव ही है। बिल्कुल हीट वेव ही है। और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरप्ले। नो, डोंट अंडरप्ले। इन फैक्ट इफ एनीथिंग इट इज अ किलर। जिस तरह के मैंने आगे कहा है कि बहुत ही सीरियस किस्म की गर्मी हुई है। वी विल टॉक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स जरा हर शहर से हम पता करेंगे, क्योंकि हम दोनों तो आपको पता है अपनी अपनी बताते हैं। कराची में गजब की गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन कराची किंग्स जो है ना वो जीत गया है। सो कराची वाले बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक वी नीडेड दैट कराची किंग्स। और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला भी हुआ, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से कराची किंग ने हरा दिया। बाबर आजम के 46 रन के बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेटों पर 147 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। टेबल पर 60 रन के साथ, हाँ, पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर कराची किंग पहुंच गई है। इवेंट में आपको बता दें कि आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग टू वॉच। मुल्तान इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम। मेरा ख्याल है उनका ये सीजन अच्छा जो है वो नहीं गुजर रहा। हाँ, उनका प्रोग्राम मुनासिब नहीं चल रहा। अब यही ठीक था। गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स देयर। अच्छा जी, मोर ऑन दैट लेटर। इस पे भी हम मजीद जरा बात कर लेंगे। लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल बता दें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन नंबर 1 सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पे है कराची किंग्स और नंबर 3 पे है लाहौर कलंदर। और इंशाल्लाह आज का मैच जब जीत जाएगा लाहौर कलंदर, थैंक यू वेरी मच, लाइक इस्लामाबाद इज द फर्स्ट। सो इंशाल्लाह आज का मैच जब लाहौर कलंदर जीत जाएगा तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हाउ इंटरेस्टिंग। ये पॉइंट्स टेबल देखो ना, एकदम से एट अ ग्लांस मुझे लगा कि जैसे मैंने ही पिक की हो टीमें और लगाई हुई 1 2 3 ये सब कुछ इज वेरी इंटरेस्टिंग। 4 5 6 भी मेरी ही टीमें हैं, आपको पता ही है ना। आई एम विद ऑल द टीम्स, बट आई डोंट माइंड दिस पॉइंट्स टेबल। जो टीम इनसे राब्ता करती है कहती हैं कि बस हमारी आप ही की टीम है, आप ही को है हमारी सारी सपोर्ट। आई हैव माय फेवरेट्स इन ऑल द टीम्स। कोई लॉयल्टी भी होनी चाहिए ना इंसान की। तो लॉयल्टी है ना ऑल द टीम्स, ऑफ कोर्स। मतलब और सालों से, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। इन एनी केस अब्दुल्ला, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये दिल की बातें होती हैं, आपको नहीं समझ आएंगी। हम आगे चलते हैं और हम अब्दुल्ला के फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज अगेन मौसम। हाँ, बहुत इसलिए ताकि हम जरा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स से भी बात करें। एंड वी एक्चुअली वांट टू गो टू डिफरेंट सिटीज एंड फाइंड आउट हाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही नहरों के मामले पे भी कल आज शाजिब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है। राना सना, शजील मेमन साथ थे। सो लेट्स सी उसमें आज हमारे साथ भी राना सना आज हमारे साथ भी होंगे। सो उसमें हम पूछते हैं कि भाई वज़ीर आज़म का जो 1 दिन का दौरा है तुर्की है, उसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें। और साथ ही मसीहियों के रूहानी पेशवा भी इंतकाल कर गए हैं। और कल हम भूल गए थे, हमारे जहन से निकल गया था, ईस्टर जो हमारे मसीही बहन भाई मना रहे हैं, भी हमने करना था। एंड प्लीज फॉरगिव अस, वी फॉरगॉट एक्चुअली टू डू दैट। लेकिन टॉकिंग अबाउट मौसम, तो कराची समेत आपको बता दें मुल्क के जुनूबी इलाकों में गजब की गर्मी है। वी आर नॉट किडिंग यू। आप आके प्लीज जरा फील कर लें इधर। कराची कल से हीट वेव की लपेट में है और ये सिलसिला जो है आपको बताएं कि अभी मजीद जारी रह सकता है। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री, मतलब के फील्स लाइक टेक इट अवे, मतलब इट फील्स लाइक रियली बैड। और एनडीए में भी कुछ दिनों से मुल्क के मैदानी इलाकों बिलखुसूस जनूबी पंजाब और सिंध में हीट वेव और सख्त गर्मी की पेशगोई करता आया है। मौसमियात के अलावा माहिरीन सेहत ने हीट वेव की पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत भी की है, जो हम भी आपको बताते रहते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद, खिलाड़ी और बाहर काम काज करने वाले अफराद को हीट स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इफ़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डू नॉट स्टेप आउट। वैसे ये कहना आसान है, हर किसी का कोई ना कोई काम तो होता ही है बाहर। शदीद नकाहत और कमज़ोरी, सुस्ती, सरदर्द, चक्कर आना, धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामात हो सकती हैं। आपको पता है साथ ही पहले कोई खुसूसी मौसम होता था ना, खास मौसम होता था, या तो गर्मी आ रही होती थी या सर्दी आ रही होती थी, या एक मौसम जा रहा होता था, कब किसी ने नज़ला, गर्मियों का जुकाम, मौसम खांसी। अब वायरल अलग सीन चल रहा है।
वायरल का अलग सीन चल रहा है, हर शख्स कराची में आपको खांसता हुआ नजर आएगा। बस भाई ये कौन से मौसम का खांसना और नज़ला जुकाम है, अब आप कौन से मौसम का, अव्वल तो अप्रैल में कौन सी गर्मियां होती थी, इन द सेंस के व्हेन यू टॉक अबाउट समर तो आप चलो मई को भी इंक्लूड कर लो, मई जून जुलाई टाइप आप जाते हैं, अप्रैल वाज नेवर वन ऑफ दोज। तो अब तो हम इधर आ गए तो खांसी जुकाम तो होना ही है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अगर आप गैर ज़रूरी तौर, वैसे तो ज़रूरी है तभी निकलें, गैर ज़रूरी बिल्कुल ना निकलें। बच्चों को लेकिन नहीं एहसास हो रहा होता, बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि उन्होंने खेलने जाना है और अभी धूप की तमाज़त जो है वो शिद्दत कम नहीं होती एंड दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स और नीचे गैराज में या सड़क पे या गली में कहीं भी साइकिल चलानी है, क्रिकेट खेलनी है, उन पे भी ज़रा नज़र रखें। अच्छा, मौसम की क्या सिचुएशन चल रही है? उनीबा ज़मीर शाह और नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं कराची से। पहले हम कराची से स्टार्ट करेंगे और साथ ही अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हैं हमारे साथ, मीट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी पता करना है कि वेदर दिस इज नॉर्मल पैटर्न, और फिर एक दुनिया में भी हमें पता है ग्लोबली वेदर पैटर्न हैज़ चेंज्ड अ लिटिल बिट। अंजुम नज़ीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, ये जो हो रहा है अप्रैल में और अभी आपने हमारी पूरी कहानी सुन भी ली है, यू थिंक इट्स नॉर्मल या फिर इसको अब हम न्यू नॉर्मल बना लें और अब ऐसा ही हुआ करेगा? जी बहुत शुक्रिया हुमा। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा अप्रैल का जो कराची का एवरेज है 30 ईयर्स डाटा बेस के ऊपर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसा कि आजकल हीट वेव चल रही है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 डिग्री जो है वो एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर्स चल रहे हैं। यू कांट से दैट इट्स अ नॉर्मल। अब हमारे पास जो गर्मियां हैं वो जैसे पहले से बता दिया जाता है कि प्रोलॉन्ग हो रही हैं, और जब हमने अप्रैल मई जून की फोरकास्ट की थी रिगार्डिंग टेम्परेचर्स तो ये बता दिया था कि टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। यू कांट सी दैट कि इट्स इन अप्रैल ओनली, इवन के मार्च में भी अब जो है हमारे पास जो है वो मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, स्पेशली आवर सदर्न हाफ में। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारे टेम्परेचर्स जो हैं वो बड़ी शार्पली जो है आप कह लें कि राइजिंग ट्रेंड में है, और वर्नेबिलिटी में पाकिस्तान वैसे ही टॉप 5 में है, तो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स कुछ तो आना है ना हमारे ऊपर। That's right. अभी ये सूरत हाल है, उनीबा से भी मालूम करते हैं। उनीबा, आज के क्या पेशगोई की गई है और ये कितने दिन सिलसिला जारी रहेगा? महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? आप कहाँ हैं? आई होप आप जरा शेड में खड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। मैं शेड में खड़ी हूँ, स्टार गेट के करीब मौजूद हूँ। कराची में हमने देखा कि इतवार से ही मौसम शदीद गर्म और खुश्क था, और इसकी वजह माहिरीन मौसमियात ये बताते हैं कि आम तौर पर कराची में समंदरी हवाएं चलती हैं जो कराची की लाइफ लाइन समझी जाती हैं, वो यहाँ के मौसम को मुतदिल रखती हैं। इस हीट वेव के दौरान शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं, ये बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं हैं। जैसे अंजुम नज़ीर साहब ने भी बताया कि कराची में इन दिनों जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कल भी दर्जा हरारत 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलिस्तान जौहर की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था 41 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये हीट वेव में दर्जा हरारत तो मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब कम है, जिसकी वजह से आपको पसीना नहीं आ रहा, यानी फील लाइक आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। कहा जा रहा है कि ये कल तक हीट वेव कराची में बरकरार रहेगी। जुमेरात से दर्जा हरारत ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाएंगे, लेकिन फिर समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी और समंदरी हवाओं की वजह से कराची में हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा और फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि अब जो गर्मियाँ हैं वो मामूल से ज़्यादा गर्म और तवील होंगी, तो हम ये फेस कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल जैसे आप लोग की बात कर रहे थे ये मौसम गर्मा का हिस्सा नहीं था। 35 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का एक काफ़ी बेहतर टेम्परेचर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन अब अप्रैल में आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो अभी दूर की बात नहीं है, ये हमारे दर पर आ चुकी है, हमारे दर पे खड़ी है, दस्तक दे चुकी है, हमारे घर मेहमान बनी बैठी है। अंजुम साहब, ये वन ऑफ है, मतलब ये हाँ फिनोमेना आया कि कुछ वजूहात की वजह से समंदर की हवाएं रुक गई, बंद हो गई या चलने लगी, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं कराची शहर के मौसम को लेके, या फिर अब हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सालों में गर्मियां इसी तरह एक्सटेंड होती चली जाएंगी? जी बिल्कुल, अब हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए कि अब मोस्टली सदर्न हाफ की बात करें या मेट्रोपोलिस की बात करें तो अब हमारे पास 2 ही वेदर्स रह गए हैं, सर्दियां या गर्मियां।
अब आप देख लें तो बड़े बड़े शहरों में हमें बहार या खिजा का कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं आता है। अब गर्मियां जो है हमारी प्रोलॉन्ग होती चली जाएंगी और सर्दियां श्रिंक होंगी, लेकिन जो श्रिंक आप कह लें, अगर एक पैटर्न जो आपका कराची में गर्मी का 40 से सर्दी का 40 से 60 दिन का स्पेल होता था, वो मजीद श्रिंक हो जाएगा। लेकिन श्रिंक होने के साथ साथ उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। लाइकवाइज गर्मियां प्रोलॉन्ग होंगी। जब प्रोलॉन्ग होंगी तो बहुत सारे टाइप की हीट वेव्स जो हैं वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगी। जैसे कराची एक कोस्टल सिटी है, कराची में मैं आपको बताता चलूं कि 3 टाइप की हीट वेव्स जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। कॉन्टिनेंटल एयर की वजह से, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्ली कंपोनेंट है जो कि ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स तो राइज हैं लेकिन ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो कम है, जिसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर सेम है। फिर जो हमारी कोस्टल हीट वेव होती है, जिसमें अगर कोई हवा का कम दबाव या आपकी कोई ट्रॉपिकल एक्टिविटी होती है अरेबियन सी में, जिसकी वजह से सी ब्रीज कट ऑफ होती है, लेकिन एक बहुत बड़े सिस्टम की वजह से जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है वो प्रोलॉन्ग होता है या ज्यादा रहता है, जैसे हमने 2015 में देखा। तो एक वो टाइप की हीट वेव है जिसको हम कोस्टल हीट वेव कहते हैं, जिसमें फील्स लाइक बहुत बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। थर्ड जो है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन हीट वेव होती है, जिसमें हमारी जो हीट होती है वो ट्रैप कर जाती है। स्पेशली जो हमारे गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे हमने अब हाई राइज जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े कर लिए हैं, दरख्त ना होने के बराबर हैं। जैसे कल भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि सदर में एक साहब को जो है वो हीट स्ट्रोक टाइप की सिचुएशन हो गई थी, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस ने उनका ख्याल किया, उनको पानी वानी पिलाया। तो कहने का मकसद ये है कि जो शहर के गुंजान आबाद इलाके हैं, अगर हीट वेव नहीं भी है, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर अगर 36-37 भी है, ह्यूमिडिटी अगर आपकी 40% एंड अबव हो जाती है, तो आपको जो है वो सफोकेशन फील होगी हवा ना होने की। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हम तो कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं अगले आने वाले सालों में ये सब कुछ होगा, हम पूरे रीजन की ही बात कर रहे होंगे। मतलब पाकिस्तान इन वन, देन देयर इज इंडिया, हमारे इस साइड पे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश उस साइड पे है। मतलब आप पूरे रीजन का हमें बता रहे हैं कि टेम्परेचर्स राइज होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाय द एंड ऑफ फेब एंड मार्च इंडिया में जो है हीट वेव ने इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया था। ऑल्दो कि हमारे पास वेस्टर्लीज की वजह से थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट देर से आया, लेकिन इंडिया में फरवरी से जो आप देख लें कि हीट वेव्स ने इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया था। जी अच्छा उनीबा, आप बता दीजिए, शहरी इंतजामिया यूजुअली कुछ कैंप्स वगैरह लगा देती है, ट्रैफिक पुलिस भी कैंप्स लगाती है, कहीं आपको कोई इंतजाम नज़र आ रहा है शहर में मुख्तलिफ मकामात पे हीट वेव से बचाव के लिए? कोई शेड लगा दिया गया हो, पानी का सिलसिला हो, पानी वगैरह, बिल्कुल ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल। ये तो एक कराची में आप देखें कि फलाही इदारों के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ आम शहरी भी जो हैं ये इस बात का ख्याल रखते हैं। मैंने जो स्पेशली देखा मिलेनियम के पास, वहाँ पे वो वाटर कूलर्स रख देते हैं या और बहुत सारी जगहों पर ठंडे पानी का इंतजाम करते हैं। इसी तरह शहरी इदारे जो हैं वो हीट वेव कैंप्स लगा लेते हैं। बल्कि उनीबा से हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं, उनीबा यू आर इन द फील्ड राइट नाउ, तो आप कोई ऐसी चीज़ें विटनेस कर रही हैं? जी हाँ, मैंने आई चंडीगढ़ रोड के तरफ और सदर के तरफ कुछ कैंप्स देखे हैं शहरी इंतजामिया की जानिब से, जहाँ पानी का रखा गया है। लेकिन मैं इंडिविजुअली भी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपना खुद ख्याल रखें। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप जब घर से बाहर निकलें तो आप शेड का इस्तेमाल करें, छतरी अपने साथ रखें, आप कैप्स का इस्तेमाल करें, आप सन ग्लासेस पहने, सन ब्लॉक लगाएं, आप पानी अपने साथ लाजमी रखें। ठंडी बॉटल, स्टील की बहुत अच्छी बॉटल्स आती हैं जिसको बार बार आप रिफ़िल करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल तर्क कर दें। तो आप अपना ख्याल खुद रखें, कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। जितने भी आप हीट वेव कैंप्स लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा नीबा, वी टोटली एग्री विद यू, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, और साथ ही अंजुम नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल खुद ही रखना है, मतलब ये कोई इतनी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है नहीं। यस, गर्मी हमारे यहाँ तो हीट वेव वगैरह आती रहती है, ज़रा ज़्यादा हो गई है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन इट्स नॉट कि जी इतने गोल्फ साइज़ के ओले गिर रहे हो जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इसके लिए हीट वेव के लिए वी आर ऑलवेज एंड वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, बहुत शुक्रिया। सो ये ज़रूर आप करिएगा एंड प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ है। ये तो हम चले कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं बच्चों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली 41 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसमें केजी प्रेप 1 स्कूल जाने की बात है, ये छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, शदीद गर्मी, 1:30 बजे 2 बजे पीक धूप में छुट्टी हो रही है और लेके आ रहे हैं। मतलब आई कुड सी येस्टरडे इन माय सन स्कूल के
children are not like they are every day. नहीं, एंड ऑल्सो अब बच्चों को मतलब माँ बाप टोकेंगे तो वो ज़रा अंदर शेड में रहेंगे, वरना उनको उनकी ब्रेक होगी या कुछ इस किस्म के कोई किसी पीरियड में कोई नहीं हो रहा होगा पढ़ाई वगैरह, तो दे विल रश आउट, तो दे विल नॉट रियलाइज दैट हाउ हॉट इट इज़। इसलिए यस यू आर राइट, इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। अच्छा, मगर स्कूल भी क्या करें, मतलब गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां कैसे शिफ्ट करें? और वैसे ही हमारे यहाँ छुट्टियां बहुत ज़्यादा छुट्टियां बहुत होती हैं, पढ़ाई कम होती है, सो ट्रू मुश्किल है वो भी। अच्छा जी, अच्छा जी, नहरों का मामला भी गर्मा गर्मी है। हाँ, मतलब नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के दो टोक मौक़िफ़ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया है। नहरों का मामला हो या कोई और इशू हो, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होकर भी शहबाज हुकूमत पर सियासी वार का मौका नहीं जाने दे रही। पीटीआई की बात करें तो समझ में आती है, मगर मुस्लिम लीग नून को अपनी इत्तेहादी जमात से फॉर्म 47 और किसान दुश्मनी के ताने सुनने को मिल रहे हैं, मगर नून लीग को ये ताने भी मदमज़ा नहीं लग रहे। वो पीपल्स पार्टी को राजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइडियली तो होना भी यही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपको ये बता दें कि पंजाब हुकूमत जो नहरों के मंसूबे को गेम चेंजर करा दे रही थी, आज नहरों का लफ्ज़ भी ज़ुबान पर लाने से गुरेज कर रही है। और एग्जैक्टली हम ये क्यों कह रहे हैं, ज़रा सुने। किसानों का नाम इस्तेमाल करके, किसान जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है, वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ इशूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है, और वो इशूज़ जिन पे सियासत नहीं करनी चाहिए उन पे भी सियासत होती है हमारे मुल्क के अंदर। तो जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। आप जो है वो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करें, हमारा कमाल ज़र्फ़ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। पीपल्स पार्टी खुद भी मौजूदा निज़ाम की अहम स्टेक होल्डर है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर मुमलिकत हैं, गवर्नर्स हैं, कई दीगर आइनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी के पास, मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा साफ कह रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहरों का मंसूबा ख़त्म न हुआ तो हुकूमत की हिमायत से हाथ खींच लेंगे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। वफाकी हुकूमत में उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले, काबीना में हिस्सा बने, हम नहीं बने हैं। अब अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत होती है, हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हमारे लिए मसले का सबब बनेगी, हमारे सूबा सिंध में जो हमारी हुकूमत है, जहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी, तो यकीनन हम ये बात ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई मीन इट्स वेरी क्लियर। और आप देख भी रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आज ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि हुकूमत बचाने के लिए इसे चाहते या ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी की बात सुनना ही पड़ेगी। और आज से आपको याद होगा 2 महीने पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद दोनों जमातों की मजबूरी है, मगर पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले में शायद इस दावे को गलत साबित कर दिया है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन राना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात बहुत शुक्रिया। राना साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए। और राना साहब, आप पीपल्स पार्टी से मुसलसल राबते में हैं, नहरों वाले इशू पर बातचीत बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ है, लेकिन वहाँ पब्लिक पोजीशन अभी तक यही है कि मुज़ाकरात तो करेंगे लेकिन नहरों की तामीर मंजूर नहीं है, इस मंसूबे को रद्द करें। फिर मुज़ाकरात किस लिए होंगे सर? देखें, ये वहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मामले को जो है वो खामखा जो है वो एक ऐसी कैफियत से दो चार कर दिया है कि अब वहाँ पे जो है वो बात को समझे, बात को जो है वो वैल्यू किए बगैर ही जो है वो एक रवश जो है वो चली है। कोई रोड्स बंद करने पे तुला हुआ है, कोई जो है वो हंगामा आराई पे तुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सेंस प्रीवेल होनी चाहिए, और ये एक ऐसा इशू है कि जो 2 सूबों के माबैन है, इसके ऊपर जो माहिरीन हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू है, तो इसके ऊपर उनको बैठना चाहिए और इसका वो हल जिसमें सिंध के ख़दशात भी दूर हों। अगर वो समझते हैं कि इस तरह से उनका नुकसान होगा तो बिल्कुल हम उनके नुकसान में हिस्सेदार नहीं हैं। और अगर हम ये बात समझाने में कामयाब हों कि हम अपने जो है वो ज़ेरे काश्त जो ज़मीन है उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं और मिलियंस ऑफ एकर्स को
सरसब्ज करना चाहते हैं और हमारे पास उसके लिए पानी मौजूद है सिस्टम में और हम अपने हिस्से में से ही जो है ये करेंगे और सिंध का इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिंध का एक कतरा पानी ना हमारा कोई इरादा है और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम उसको चोरी करें। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अब क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने और शर्जील मेमन साहब ने ये कंसेंट दी है कि वो बात करने को तैयार हैं, तो ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में लाई गई है, तो वो इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई मुनासिब फ़ैसला जो है वो करेंगे। अच्छा राना साहब, ये सब कुछ हो रहा है, बिलावल साहब का एक खिताब था जिनमें उन्होंने नहरों की तो बात की, लेकिन उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 सिलेक्टेड गरीब दुश्मन ये सब कुछ कहा, तो क्या इन सब इशूज़ पे बात होगी? देखिए, बिलावल साहब ने जो जलसा आम से तकरीर करते हुए जो फरमाया है, तो वो देखें सियासतदान जब जलसों से ख़िताब करते हैं तो जोश ख़िताबत में बहुत सारी बातें जो है वो हो जाती हैं। तो बिलावल साहब ने जो भी कहा है बहरहाल वो हमें उसके ऊपर कोई रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनको फॉर्म 47 का कह रहे हैं तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये बहरहाल ये जोश ख़िताबत में हो जाता है। चलें, आप कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जवाब दे रहे हैं। राना साहब, अब हुकूमत चलनी है, जो सिस्टम है ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी आपके लिए अहम है, पीपल्स पार्टी के भी बड़े अहम आइनी ओहदे हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी उनके लिए अहम हैं। लेकिन अब किसानों वाले मामले पर पंजाब के वज़रा और सिंध के वज़रा बयानात का तबादला कर रहे हैं। ये सब बयानात रोके बगैर, सीज़ फायर किए बगैर बात आगे चलना मुमकिन है? देखिए, ये बयानात जो है वो होने चाहिए। सियासी तौर पे सियासी गवर्नमेंट्स में जो है वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये एक दायरे में होने चाहिए। इनमें दूसरे का इज़्ज़त एहतराम का ख्याल होना चाहिए और इसमें जो है वो मामले का हल जो है वो जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने एग्री किया है, पीपल्स पार्टी ने एग्री किया है कि वो बात करने को तैयार हैं, तो इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये बात आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, वो जब बात होगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और इशू है जिसके बारे में आप बता दें। तहरीक इंसाफ जो है आज उनकी मुलाकातों का दिन है और उनकी लिस्ट में सलमान अकरम राजा साहब का नाम भी शामिल है। तो आपको लगता है कि आज खान साहब और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो जाएगी या मुलाकात होने देंगे? देखिए, ये मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए और PTI को भी चाहिए कि वो अपने मामलात को जो है वो बेहतर करें, रेगुलेट करें और वहाँ पे जो जेल के अमला के लोग हैं उनके साथ ताउन करें। वहाँ पे जिस किस्म का माहौल ये जाके पैदा करते हैं, वो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, वो किस तरह से जो है वो गालियाँ दे रहे थे साहब जेल के लोगों को, उनके ऑफिसर्स को। तो उस वजह से फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती हैं और फिर दूसरा जो है वो नाम किसी और का होता है, मुलाकात करने को और चला जाता है। भाई, जब आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि जिनका नाम होगा वही मुलाकात करेंगे तो फिर दूसरे 6 लोग क्यों चले जाते हैं? वो ना जाए ताकि मुलाकात ही ना हो और फिर जेल हुकाम से पूछा जाए कि भाई आपने मुलाकात क्यों नहीं करवाई। तो ये इसमें वहाँ पे जो है ये दोनों तरफ ही थोड़ा बहुत जो है वो मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ में बेहतरी आ चुकी होगी और आज जो मुलाकात का वक्त है तो उसमें हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि इस किस्म के इशू जो है वो नहीं होने चाहिए और उनकी मुलाकातों पे या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स और ख़ास तौर पे जो उनकी बहनें ख़वातीन हैं तो उनको बिला रोक टोक और बग़ैर किसी परेशानी के मुलाकात का मिलना चाहिए। चलिए, आपकी ख्वाहिश है, लेट्स सी कि आपकी ख्वाहिश का, आपकी भी ख्वाहिश है कि मुलाकातें होनी चाहिए, कि आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम होता है।
बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग कैंडिड एज यू ऑलवेज आर, बट वी नीड टू चेंज गियर्स। इतनी पता नहीं हुकाम की तवज्जो होनी चाहिए जितनी इस मामले पे आई होप के है, क्योंकि जो सड़कों की बंदिश का मामला है, पंजाब से सिंध बिल्कुल ट्रैफिक बंद हुई भी है, हज़ारों ट्रक्स अब लाइनों में खड़े हुए हैं। कल ज़रा आम आदमी को और तकलीफ़ का एहसास तब होता है जब वो चीज़ें जो दुकानों पे इजीली मिल जाया करती थी वो ना मिल रही हों। और ये नहीं कि कोई बैरून मुल्क से आ रही हूँ, विद इन द कंट्री आ रही हैं। कल मैंने दो चीज़ें मालूम की फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर। उन्होंने कहा कि सर लाहौर से सामान नहीं आ रहा, इसलिए जो फैक्ट्रियां लाहौर में हैं उनका सामान यहाँ पर शॉर्ट हुआ हुआ है। और ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिसमें से एक दूध की कंपनी थी, सो वो दूध की एक्सपायरी 6-7 दिन होती है। दूध अगर I did notice actually, but I did not inquire कि वो क्यों नहीं है। सो वो दूध अगर नहीं रास्ते में ही 6-7 दिन खड़ा रहेगा तो वो जाहिर है। तो आपको पता ही है कि जी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरियाए सिंध से नहरें निकालने का तनाज़ा बातचीत से हल होने पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरने जारी हैं, कारोबार मफलूज पड़ा है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। मगर सिंध हुकूमत मुजाहिरीन को मुतमईन करने के लिए ज़्यादा मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही, और इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं वकला बैठे हैं तो कहीं कौम परस्त जमातें जो हैं वो मुजाहरे कर रही हैं, और कराची और मुल्क के दीगर इलाकों में आने जाने वाली ट्रैफिक को रोका जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से मेन हाईवेज जो हैं वो बंद करके आमदोरफ्त मुअत्तल की जा रही है। दीज आर द रीजन बिहाइंड इट। ट्रेनें भी रोकने की धमकियां दी जा रही हैं, और कराची पोर्ट से मुल्क के दीगर हिस्सों तक ज़रूरी अशिया की फराहमी भी मुतासर है। कराची आने और जाने वाली मालबरदार गाड़ियां कई दिनों से सड़कों पर खड़ी हैं। हद तो यह है कि कुर्बानी के लिए कराची लाए जाने वाले जानवर शदीद गर्मी में गाड़ियों में मर रहे हैं। दहरकी में कल मुजाहिरीन ने यूरिया खाद से भरे ट्रेलर को रोक दिया जो पंजाब जा रहे थे। मुजाहिरों और धरनों के बायस मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का ये जानवरों वाला तो बहुत ही ट्रेजेडी है, और इसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा जब अभी बकरा ईद आएगी। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, अवाम का क्या कहना है, पहले तो ये सुने। रोड खोल देंगे ताकि हम लोग गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली करें ताकि हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचाए। 100 रुपए का चीज जो है 300 रुपए का हम लोगों को दे रहे हैं। ये जो दाल माँ जो 300-400 रुपए का होता था वो 750 रुपए ले रहे हैं। सब्जी हो गई जो है ना, फल फ्रूट हो गया, ये गाय भैंस जो जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं। चौथा दिन 5वां दिन है ये जो है रोड बंद है। जब सिंध और वफाक के दरमियान नहरों का मामला बातचीत से तय करने पर इत्तफाक हो गया है तो फिर सर्टनली एहतजाजी पार्टियों को भी एतमाद में लेना चाहिए और ये एहतजाज और धरने ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध के शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात भी हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। पहले तो आपसे एक तस्दीक या तरदीद चाहेंगे कि आपकी राना सना साहब से रब्ते के बाद क्या पोजीशन है, यही कि नहरों वाले मामले को मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए समझेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, या सिरे से बातचीत अगर हो सकती है तो सिर्फ इस बात पे कि इस मंसूबे को फिलफौर बंद किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखें जी, ये मसला पब्लिक का मसला है और इस वक्त सिंध की आवाम को रिप्रेजेंट कर रही है सिंध हुकूमत। तो सिंध हुकूमत ने इस मैटर को जब ये शुरू हुआ था मुख्तलिफ औकात पे, इसका पे और बाकी फोरम्स पे इस पे एतराज़ात उठाए थे, और वो एतराज़ात सिंध हुकूमत के जो हैं वो मुख्तलिफ औकात पर में उठाते रहे हैं। और अब जो है डेफिनेटली सिंध के अवाम भी इसी मैटर पे सरापा एहतजाज है। तो पीपल्स पार्टी ने ये का पहले दिन से ये स्टांस बहुत क्लियर है कि जब तक पब्लिक की किसी चीज़ में ग्रीवेंस हो, अगर एक आपका सूबा पूरा जो है एक प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो है हमारे स्टांस चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने मुख्तलिफ मौके पर जलसों में कहा है, नासिर जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में एक बात अपनी क्लियर की, मौक़िफ़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर फोरम पर डिस्कस हुई हैं, और अगर अब फेडरल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत से बैठकर बातचीत करना चाहती है तो हम उसको वेलकम करते हैं बातचीत करने को, और हम चाहते हैं कि ये मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए और उसको इसके खात्मे का ऐलान करे फेडरल गवर्नमेंट। चलें ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि कोई ना कोई मामला तो ज़रा सेटल हो, लेकिन आगे बताएं कि ज़मीनी सूरत हाल ये है कि बहुत सी तंजीमें, जमातें, वकला नुमाइंदे ये सिंध भर को जाम करके बैठे हुए हैं। सूबे का ही नहीं मुल्क भर का कारोबार जो है मफलूज पड़ा हुआ है। तो क्या सिंध हुकूमत को ये एहतजाज ख़त्म कराने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ मतलब फौरी कोशिश होनी चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल हम राब्ता भी कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और मेरा स्टेटमेंट भी रिसेंटली आ चुका है जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि जी
एहतियात करना सबका हक है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज पर आप एहतियात करें, आप ग्राउंड्स में करें, आप गवर्नमेंट से कोई सी जगह ले लें, वहाँ पे आप करें। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि सड़कों को बंद ना करें, क्योंकि सड़कों के बंद होने से आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट का नुकसान कम हो रहा है, आम पब्लिक का ज्यादा हो रहा है। आम पब्लिक इस तरह हो रहा है कि आप देखेंगे वो वीडियोस जिसमें माल मवेशी जो है वो फंसे हुए हैं, उनको पीने का पानी नहीं है, उनके लिए खुराक नहीं है। इसी तरीके से जो मजदूर किसान हैं जो अपने यहाँ से वेजिटेबल्स उगा के बाहर भेज रहे हैं, तो वो बेचारी वो खराब हो रही चीजें, खाने की अशिया खराब हो रही हैं, बाकी चीजें खराब हो रही हैं। लोगों के लिए एक्सपोर्ट आपको मुतासर हो रही है, तो एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करती। एक्सपोर्ट तो मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स होते हैं, तो पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। बाकी जो है आपको एहतियात पूरा जमहूरिया का एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन अब उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान हो रहा है। शजील साहब, एहतजाज करने वाले ऑल्दो इलेक्शन नहीं जीते हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद में कहते हैं जी हमारी भी बड़ी सपोर्ट है, अवामी नुमाइंदगी है, मतलब नुमाइंदगी तो नहीं लेकिन अवाम में पजीराई है। सो क्या ऐसा भी कोई आइडिया ज़ेर गौर है कि मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत से जिनसे भी मुज़ाकरात होने हैं, एहतजाज करने वालों में से भी किसी को इन मुज़ाकरात में शामिल रखा जाए? नुमाइंदे बेशक लिए जा सकते हैं। देखिए जी, एहतजाज तो हर एक का हक है ना, और हमने अभी ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे होंगे मुज़ाकरात जब भी होने हैं। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर वफाकी हुकूमत बुलाना चाहती है तो वफाकी हुकूमत का स्वाबी इख्तियार है, जिसको बुलाना चाहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हम इस वक्त जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और पीपल्स पार्टी हर हाल में सिंध का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में सिंध के किसी भी जो है वो जायज हक के से जो है दस्तबरदार नहीं होगी। अच्छा जी मेमन साहब, मतलब प्लान फिर भी क्या है, अगर आप कुछ शेयर कर सकें, क्योंकि सिंध हुकूमत बहरहाल एक हुकूमत ही है और अगर सड़कें, रास्ते, ट्रांसपोर्ट बंद करने वाले लोग आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप लोगों ने अगला कोर्स ऑफ एक्शन सोचा है? क्या पुलिस या दीगर इदारों की मदद लेंगे? व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? रास्ते खुलवाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम बातचीत से मसाइल का हल करें और बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका है। तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये यस, हम चाहते हैं कि आम लोगों की जिंदगी जो है, मतलब बीमार लोग होते हैं, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों की कमिटमेंट होती है, लोगों की फैमिली एंगेजमेंट होती है, बहुत सारे इशूज है, सामान की तकसीम होती है। तो उसके लिए आप बेस्ट बुक को एहतियात करें, आपको जो करना है वो चीजें करें, लेकिन आप ट्रेन के ट्रैक्स को, सड़कों को, इसको डिस्टर्ब ना करें। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अगर बातचीत से ही, सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि बातचीत से हल हो जाए मामला, लेकिन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर जो है वो हो चुकी है। मुल्क का जनूबी हिस्सा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। इस बारे में हम कराची से तो अपडेट ले चुके हैं, लेकिन दीगर इलाकों की बात करेंगे। हब जाना है हमने। हाँ, लेट्स गो टू हब, और इब्राहिम कॉम्बो हमें वहाँ से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिला लसबेला और जिला हब में जो है वो गर्मी की शिद्दत में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की अगर हम बात करें तो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पारा है वो हब और जिला लसबेला में जो है वो महसूस किया जा रहा है, जबकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसकी फील महसूस की जा रही है। जो गर्मी की शिद्दत है वो महसूस की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर हम शहरियों की बात करें तो उन्होंने पानी वाली जगहों का ज़्यादा रुख कर लिया है, जिसमें अगर हम बात करें हब नदी की तो लोग जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और गर्मी की शिद्दत को किसी हद तक कम करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ गडानी का अगर हम साहिल की बात करें और हब डैम की बात करें तो लोगों ने जो है और शहरियों ने जो है वो वहाँ का रुख कर लिया है, और लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने का रुख कर रहे हैं, और वो जो एक उनके लिए मुफ्त की जगह है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की गर्मियों में, तो लोगों ने जो है वो शहरियों ने इस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, और लोग जो है वो गन्ने का शरबत जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से तरबूज का जो शरबत है वो भी लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। शुक्रिया इब्राहिम। कम्बो है, कॉम्बो नहीं है। It's not a combination of something. So गलती हो गई भाई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेम जोदत नदीम, ठीक है ना? हाँ, मुल्तान से जोदत नदीम। जोदत। दिस इज नॉट फेयर, यू आर करेक्टिंग मी ऑल द टाइम। मुल्तान से
शिदत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो रियल फील है इस वक्त शहर में वो तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह महकमा मौसमियात के मुताबिक ये है कि शहर में दरख्त जो है वो नापैद हो चुके हैं, जबकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस किया जाता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि शहरी सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बाहर बिला वजह निकलने से गुरेज करें, चूँकि इसके इस वक्त जो है वो हीट वेव अपनी शिद्दत पर होती है और इस पर शहरी सेहत पे जो इसके असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक यही कहा गया है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्तान में और इर्द गिर्द के इलाकों में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी है और वो गैर ज़रूरी ना निकलें घर से, लेकिन मतलब हर इंसान के पास कोई ज़रूरत ही होती है ना तो घर से निकलते हैं, लेकिन अवॉइड किसको शौक है कि बगैर जरूरत या फिर एक ही दफा निकल रहे हैं तो बहुत से काम कर लें ताकि फिर आपको रोज रोज ना निकलना पड़े, मतलब डू समथिंग। अभी हम बदीन जा रहे हैं? बदीन तो नहीं जा रहे, बोस्टन चले। हाँ बदीन या बोस्टन? बदीन चलते हैं। बदीन पहले ये जरा गर्मी की सिचुएशन पता कर लेते हैं ना। एजाज जई हमें बता रहे हैं फ्रॉम बदीन। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से ज़िला बदीन में गर्मी की शिदत में इजाफे की पेशनगोई की गई थी और जो दर्जा हरारत है वो आज 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अभी भी जो है सूरज आग बरसा रहा है, धूप की जो शिदत है वो इंतहाई तेज़ है और जो इससे शहरी जो है शदीद परेशान है। वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कुछ हद तक गर्मी को कम किया जा सके। इस कहर बसाती गर्मी में हेस्को की जानिब से बदीन के शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 15 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है और ज़िली इंतजामिया की जानिब से भी शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए कोई इंतजाम देखने में नज़र नहीं आ रहे। ना ही शहरियों के लिए ठंडे पानी का कोई इंतज़ाम किया गया है और ना ही हीट वेव से खुद को बचाने के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए ज़िली एक तो गर्मी और ऊपर से अगर लोड शेडिंग भी हो रही हो, मतलब ये खतरनाक किस्म का अब क्या कॉम्बो कह दूं, खतरनाक कॉम्बो है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक अबाउट PSL X10 तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कल भी अपनी टीम को मैच जितवाने में नाकाम रहे और कराची किंग्स ने ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। और अगरचे ये मैच जो था वो खासा टफ रहा और फैसला जो था वो आखिरी ओवर में हुआ, लेकिन ज़ल्मी जीत के करीब जाकर हार गए। I am feeling very bad for अब PSL के मैचेस लाहौर और मुल्तान में होंगे। वेन्यू चेंज हो रहा है, पहले रावलपिंडी और कराची में हो रहे थे। बाबर आजम के 46 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेटों पर 147 रन बनाए। कराची किंग्स ने हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा। इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने इनिंग खेली, साफ नज़र आ रहा था कि वो फॉर्म में वापसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम पहले ही आपको पता है ओवर में LBW होते बचे, बिल्कुल लगता था आज भी गए और फिर रिव्यू पर फैसला उनके हक में आया। अच्छा चलिए आप बता दें फिर। सो आया कुछ ही देर बाद उन्होंने एक आसान कैच दिया, ये भी हुआ, यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो कैच ड्रॉप हो गया। बाबर आजम की फॉर्म अब मजाक नहीं है, वाकई संजीदा मसला है। बातें हो रही हैं कि कौमी स्टार को आराम की ज़रूरत है, मखसूस कोचिंग की ज़रूरत है या किसी हीलिंग की ज़रूरत है। इस मामले में उनकी मदद करना होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा लोडेड आपने ये टर्म यूज़ किया है, हीलिंग। व्हाट डिड यू मीन बाय सेइंग व्हाट काइंड ऑफ हीलिंग? एनी सॉर्ट ऑफ हीलिंग इज हीलिंग। ऑब्वियसली इफ इट हेल्प्स, इट हील्स, देन इट वुड वर्क। कप्तान शादाब खान, जिनकी कौमी टीम में परफॉर्मेंस 2-3 साल से बहुत ख़राब रही है, वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बाय द वे शादाब का ये भी कहना है कि जो PSL की सारी एक्सरसाइज होती है ना, ऑल द मैचेस वगैरह, ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म में ला सकती है, तो ये वो कह रहे थे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुने। सो द सैड रियलिटी इज़ कि बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अगर देखा जाए तो 4थे नंबर पे है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस ये है कि वो पहले 3 मैचेस में उनके सिर्फ 3 रन थे। कैन यू इमेजिन 3 मैचेस में 3 रन? 0 था, फिर 1 था, फिर पता नहीं 2 थे क्या? 2 थे या समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो यस्टरडे ही ऑलमोस्ट मेड अ 50, बट एनीवे। सो राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, एक तो मैच बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मतलब मज़ा आया। ज़रा कांटे का मुकाबला था, कराची वर्सेस पेशावर। सो एक तो मैच पे आप तबसरा दीजिए, लेकिन हम बड़े अरसे से इस बारे में बात कर भी रहे हैं, लेकिन आज ज़रा तफसील से बात करना चाहते हैं कि वो स्टार
जिसको हम दिल से स्टार मानते हैं, मतलब इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग and massive fan following for a good reason, because he was stellar, contributions, कप्तान। हाँ, फिर क्या हुआ और क्या हो रहा है? पहले मैच पे आते हैं और बहुत ही अरसे के बाद बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला। PSL में इससे पहले इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान ने 234 रन बनाए थे, जो कि कराची किंग्स ने ही चेस किए थे। मिन्स ने सेंचुरी की थी। उसके बाद तमाम मैचेस अगर देखे जाएं वन साइडेड मैचेस हुए हैं, और कल का जो मैच था वो सेम पिच पे खेला गया जो परसों खेला गया था। उससे पहले ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जो कि मंगाई गई थी, जो मोस्टली टेस्ट मैचेस में हम यूज करते हैं। तो इसमें लो स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। जो ये मशवरा है PCB को कि जो एक्सपेरिमेंट है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ना किया करे, ठीक है, लेकिन पिच थोड़ी सी मुश्किल थी और कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा मैच जीता, जहाँ पे साहबजादा फरहान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अली रजा कर रहे हैं। वहाँ पे खुशदिल शाह 2 मैचेस में चेजिंग में वो शामिल रहे, बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच हुए। शादाब का इंटरव्यू बहुत वैलिड था, उसने कहा कि हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, वापस आते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर परफॉर्मेंसेज आती हैं, आप टेंशन से दूर खेल रहे हैं और अच्छा मैच देखने को मिला। बाबर आजम ने पहला ओवर देखा जिसमें मीर हमजा ने लेग बिफोर की अपील की, एम्पायर ने आउट भी दे दिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे थे। उसके बाद कैच ड्रॉप होता है, तो जब आपको इतने चांस का मौका मिल रहा है, इसका मतलब लग रहा था किस्मत आज अच्छी है, आज बड़ा स्कोर करेंगे। इस मैच के लिहाज से स्कोर तो ठीक था, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन था और बाबर आजम के जो स्ट्रोक देखने को मिलते थे वो मिले नहीं। रीजन इसका पिच भी हो सकती है, बॉल बैट पे प्रॉपरली आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन साथ में साइम अय्यूब भी अगर रन न करेंगे तो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। साइम अय्यूब तो यंग प्लेयर है, अगर हम रखते हैं कि जब बाबर आजम इनके बराबर थे तो वो कैसे थे, तो साइम अय्यूब की बातें भी होने लगेंगी 2 मैच बाद अगर वो रन नहीं करते तो। लेकिन बात टॉपिक है बाबर को, साइम अभी बहुत मेजर इंजरी से वापस आए हैं, आपको लगता है उनको तो लीवे थोड़ा सा दिया जा सकता है, और ही इज सो यंग, सो आपको लगता है कि मार्जिन दिया जा सकता है? मैं तो एक ऐसे बात कर रहा था कि क्रिकेट कितनी रूथलेस है, आप ये कह लीजिए। चैंपियन ट्रॉफी में हम खेलना नहीं चाह रहे थे विदाउट साइम अय्यूब, हम पेशावर ज़ल्मी खेलना नहीं चाह रही थी विदाउट, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है 5 मैच के बाद हम बोलते हैं यार की जगह दूसरा ले लेते हैं। ये क्रिकेट का एक सुनहरा वर्ड्स होते हैं कि क्रिकेट एक दिन हंसाती है, 4 दिन रुलाती है। तो सेम चीज बाबर आजम के 4 दिन चल रहे हैं अभी तक। नहीं 4 नहीं है, यही तो बात है राशिद भाई, वो 40 कर लें आप, अगर हमने कोई कंपैरिजन नहीं देना। रेशियो देखें ना, 4-1 कर दें, रेशियो तो सही है। हाँ वैसे इधर तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। बल्कि अब्दुल्ला और मैं हम आपस में भी बात कर रहे होते हैं, एक टीम भी, जब भी क्रिकेट का जिक्र होता है, बाबर आजम पे एक खुद का भी प्रेशर होगा, क्योंकि ही नोज हिज एबिलिटी, और वो अपने ही परफॉर्मेंस का जो उनका मयार है, जो उन्होंने रखा हुआ है अपना, उस पे भी नहीं उतर रहे। तो वी कैन ओनली इमेजिन कि क्या प्रेशर में होंगे वो। बाबर अपनी तरह खेले, वो होता है कि जब आपके पास रन नहीं हो रहे होते, प्रेशर पड़ता है, टीम से ड्रॉप भी हुए वो, और लेकिन फिर भी रन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो मैनी चीजें में ट्राई कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जावेद भाई की बात करते हैं, तो उन्होंने अपना गेम थोड़ी चेंज किया किसी को देख के, या जहीर अब्बास साहब ने, या जमामुल हक ने, ना यूनुस खान ने, इन्होंने गेम चेंज किया लग रहा है देखते हुए। मिडिल में खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाबर ने गेम चेंज किया है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो क्या ये स्ट्रगल की वजह से उन्होंने गेम चेंज किया, या फिर गेम चेंज करने की वजह से स्ट्रगल आई है? देखें, चेंज कर लें आप, T20 में ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करते हैं, जरा तेज खेलते हैं स्ट्राइक रेट के लिए, उसकी जब डेवलप करते हैं ना शॉट्स, तो परफेक्शन हो जाती है, उसके बाद मैच में आप ट्राई करते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा शॉट्स, जब जिस बैट्समैन के पास, या स्ट्राइक रेट जो बैट्समैन होता है, स्ट्रोक जिसके पास ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा चांसेस देता है आउट होने के। तो सेम चीज बाबर के पास जो 19 सेंचुरियां वनडे में की, या T20 में परफॉर्म कर रहे थे, या टेस्ट मैचेस में जितना भी परफॉर्म किया, वो अपनी तरह खेलते थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स अप्लाई नहीं करते। उनकी ड्राइव थी, स्ट्रेट ड्राइव थी, या ऑन ड्राइव को पंच करते थे बॉल को, इसके अलावा तो शॉट्स नहीं खेलते थे वो।
अब सो मैनी शॉट्स, वो पुल भी मार रहे हैं, हुक भी मार रहे हैं, फिर ऑन ऑफ साइड से बॉल को लेके जा रहे हैं वो मिड विकेट की तरफ। तो मतलब कितनी दफा मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए, डीप स्क्वायर लेग पे आउट हुए। तो इसका मतलब है कि जो उनका ऑफ साइड की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 90% जो खेलते थे वो 50% ऑफ साइड पे चले गए और मोर 40% ऑन साइड पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेग बिफोर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑफ स्टंप के 5वीं 6ठे स्टंप पे बॉल को स्लिप मारते हैं, देखी होगी आपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को मार रहे हैं। तो यही गलतियां हैं जो वो पहले नहीं करते थे, दोहराते थे। अब ये रिपीट कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं और शायद ये अब सुनने से कासिर हो जाता है। कभी कभार एक टाइम आता है कि आप ना किसी की बात सुन नहीं रहे होते। इनको बहुत जरूरी है कि इनके ड्रेसिंग रूम में इंजमाम उल हक जैसा बैट्समैन है, वो भी बैट फॉर्म हमने देखी हुई है इंजमाम की बैट फॉर्म, लेकिन क्या है वो निकल आते थे, फिर एक बड़ा शो करते थे, मैच जितवाते थे। तो मेरे ख्याल से लकी है बाबर आजम के उनके ड्रेसिंग रूम में इंजमाम उल हक जैसे बैट्समैन मौजूद हैं और हम दुआ ही कर सकते हैं आपको। लेकिन लास्ट PSL के वो बेस्ट प्लेयर हैं, बेस्ट बैट्समैन है, बहुत ज्यादा रन किए हैं उन्होंने और पेशावर ज़ल्मी को उनके रन की सख्त जरूरत है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी को सर्टनली उनके रन्स की ज़रूरत है। नंबर 1 पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर कराची, फिर लाहौर। अब तो वैसे कुछ एक लेग हो ही गया, वेन्यू तब्दील हो रहा है आगे से। कुछ है आपके जहन में कोई इमर्जिंग कैटेगरी में ऐसा लड़का जो हमारे लिए आगे मुस्तकबिल में हमारे काम आ सकता है? अली रजा अच्छा नजर आया है अभी नए प्लेयर्स में। इन्होंने लास्ट फाइनल जो हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सियालकोट वर्सेस पेशावर, उसमें 10 आउट किए हैं। वर्ल्ड कप अंडर 19 साउथ अफ्रीका, वहां आउट करके आए हुए। बस इंजरी थोड़ी सी हुई थी इनको, लेकिन जिस तरह से ये बॉल कर रहे हैं 140 प्लस, ये अच्छा नजर आ रहा है। और कराची से खेल रहे हैं, 7 विकेट कीपर है, उनको विकेट कीपिंग करानी चाहिए। वो भी अंडर 19 के कैप्टन थे। तो इन प्लेयर्स को अब आगे लेके आना चाहिए, विकेट कीपर चाहिए हमें। तो अभी साइफर्ट विकेट कीपिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यंग प्लेयर्स। साद मसूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो शहजाद को खिला रहे हैं, लेकिन साद मसूद भी लेग स्पिनर है, शायद शादाब भी लेग स्पिनर है और बैट्समैन है, तो इस वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा। वो बहुत अच्छे हैं। फिर मास सदाकत है या शफकत है यहाँ से पेशावर ज़ल्मी के, वो भी अच्छे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद पहले हम 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले इन्हीं प्लेयर्स के नाम लिए थे। अमेजिंग के प्लेयर चंद हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी होती है, मंशा होती है, इनको ट्राई करना चाहिए फ्यूचर के। ठीक है, गॉट इट राशिद भाई, थैंक यू, हैव अ गुड डे। I still have a lot of concerns for Babar and I'm just imagining what he must be feeling। और इतना प्रेशर, अपना भी प्रेशर, मतलब अपनी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है और फिर बाकियों का भी। इन एनी केस वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, सियासी जलसे, जुलूस, एहतजाज, रैलियाँ या किसी भी किस्म के मुजाहरे हों, अमन व अमान कायम रखना और शहरियों की जान माल की हिफाजत पहली जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। और यहाँ तक कि दहशत गर्दी के खिलाफ पहली फ्रंटलाइन फोर्स भी पुलिस ही को करार दिया जाता है। मगर सिंध पुलिस को आजकल मुख्तलिफ महाजों पर संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। कच्चे के डाकू कई दहाइयों से हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बावजूद कच्चे के डाकुओं का आज तक खात्मा नहीं किया जा सका। ऑल्दो ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब जी हमने कर दिया है, लेकिन वो छुपे ही होते हैं, फिर निकल आते हैं कहीं ना कहीं से। और इसी तरह कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैत पुलिस के काबू आकर नहीं दे रहे। और कुछ अरसे से तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची की सड़कों पर दिन दहाड़े इंसानी जानों से खेल रहे हैं। और पिछले 1 साल में कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 112 से ज़्यादा शहरियों को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल भी कर दिया है। फिगर देखें जरा। ज़ाहिर है रवां साल कराची में डाकुओं से मुज़ाहमत पर 30 से ज़ायद लोग जान से जा चुके हैं। यही वजह है कि शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। आवाम का पुलिस से एतमाद, आपको पता है पहले भी ये रिश्ता बहुत मजबूत तो नहीं है, ये कमज़ोर ही है। ऐसा लगता है वक्त गुजरने के साथ सिंध पुलिस के चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, लेकिन इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा कैसे हुआ जाएगा, इसी पर बात करने के लिए IG पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सर। IG साहब, कराची में सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है वाक़यात, वो हैं ट्रैफिक हादसात और हैवी गाड़ियों के, बड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात जिसमें जान जा रही है, फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ज़ाहिर है बहुत सारे हरबे लेके आई है, लेकिन ये हादसात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप भी इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सबसे पहले तो ये बताइए इन वाक़यात को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची एक ऐसा मेगा सिटी है जहाँ पे
ये एक ऐसा इशू था जो हम इसको फ़िक्स करना चाहते थे, और इससे पहले हमने कोशिश की कि हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हैं उनको हम बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें, और उसमें हमने बहुत सारी चेंजेस की। अभी लास्ट 2 ईयर्स से हमने इस पे जो काम किया, जिसमें हमारा मैन पावर जो उधर डिप्लॉयड था उनको चेंज किया, उसमें ऐसे ऑफिसर्स को रखा जिनकी इंटीग्रिटी अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट बेहतर है। मैं गाय बगाए लोगों से पूछता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, तो मुझे यही फीडबैक मिलता है कि जो वहाँ पे विज़िट करता है उनका अच्छा फीडबैक आता है, और मतलब ये कि वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उनको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में वो फारिग हो जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग गुड ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जो पिछले 2 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा काम कर रहा है। हमने चाहा कि भाई जो हमारा ग्राउंड पे ट्रैफिक की पुलिस है वो भी उसी तरह से काम करे, पब्लिक फ्रेंडली हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, और जो वहाँ पे इन्फोर्समेंट हो वो भी मतलब इफ़ेक्टिवली इन्फोर्समेंट करे। इस सिलसिले में हमने अपने जो मिडिल टीयर लीडरशिप है या ट्रैफिक के इंचार्ज DIG है वहाँ पे हमने चेंजेस की, और हमने वो ऑफिसर्स को रखा जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। बहुत जो पहले शिकायतें होती थी ट्रैफिक पुलिस के रेफरेंस से बहुत मिनिमाइज़ हो गई हैं, लेकिन एक इशू जो मतलब आया कि हमारा नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स वो बढ़ गए हैं। वो हमने जो असेस किया वो एक्सीडेंट्स इनफैक्ट नहीं बढ़े हैं, उनकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से जो डेटा वर्कआउट हो रहा है वो काफ़ी मतलब अलार्मिंग है। लेकिन हमने कहा कि कोई किसी किस्म का हमने डेटा को फर्ज नहीं करना, स्ट्रेट रखना है और उसको मतलब हमने ठीक करना है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और हम हम अपने एंड पे अपनी असेसमेंट करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ड्राइवर्स की स्किल को बेहतर किया जाए, गाड़ी के फिटनेस को बेहतर किया जाए। इसमें मतलब ये कि हम क्या क्या मेयर्स कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में कि ये जो एक्सीडेंट्स का नंबर ये मिनिमाइज़ हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर लेवल पे, होम मिनिस्टर लेवल पे बड़ी क्लियर डायरेक्शंस भी हैं और सपोर्ट भी है। हम चाहते हैं कि इस सपोर्ट का फ़ायदा लें, और जो एक ऐसी सर्विस जो पुलिस के एंड पे है ट्रैफिक जिसमें हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है पब्लिक के साथ, ये सबसे अच्छा हो। जी सर, वी डू रियलाइज़ कि बहुत कुछ हुआ भी है। ट्रैफिक ठीक करने का हल ये निकाला गया था कि जो कानून हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। मोटरसाइकिल गाड़ियां जब्त भी हो रही हैं, हमने ये देखा है। हैवी ट्रैफिक वालों को ट्रैकर कैमरों का पाबंद भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, मेजर्स जो लिए गए हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा है? कोई डेटा है आपके पास? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि स्पीड की वजह से हमने महसूस किया कि जो है ना एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली स्पीड लिमिट किसी रोड की मुकर्रर नहीं है। हमने जो इसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है जो ज़िम्मेदार है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि इसको बजाय इसके कि एक ऐसी बॉडी जो नॉन फंक्शनल हो, इसको ऐसी बॉडी बनाया जाए जो फंक्शनल हो, या इसको एक बोर्ड की शक्ल में इस बॉडी को रखें कि बोर्ड इस बॉडी को ऑपरेट करे, या इसको अथॉरिटी बना दें। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये प्रपोज़ल बोर्ड की तरफ जा रहा है जिसमें मेयर उसका हेड होगा, और इसमें डिफरेंट फंक्शनरीज़ जो है उस बोर्ड के मेंबर होंगे, और उनको फ़ंड जब तक नहीं दिया जाएगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को, तो वो नेचुरली उस तरह का काम, जिस तरह का मिसाल के तौर पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ जो रोड के रेफरेंस से साइनेज है, ये सारा मतलब काम बगैर पैसों के नहीं हो सकता। तो हमने ये प्रपोज़ किया कि कम से कम 50% जो ट्रैफिक फ़ाइन हम कलेक्ट करते हैं ये उनको ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को दिया जाए, कि ये मतलब उन पैसों से ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक सिग्नल्स को यहाँ पे रिपेयर और एक्सपेंड करें, बल्कि जो मज़ीद इसमें हमारे ट्रैफिक के रेफरेंस है, जिस तरह मैंने बात की कि भाई कोई रोड की हमने फ़िक्स नहीं की है स्पीड, ये
रोड पे ना सिर्फ ये कि स्पीड लिमिट मुकर्रर करे और मतलब वहाँ पे साइनेज लगाए और उसको एडवर्टाइज़ कराए कि भाई इस रोड की क्या स्पीड लिमिट है। 10.5 हमने 30 किलोमीटर का रखा है और इसको इन्फोर्स करेंगे कि ये ट्रैकर्स जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके एसोसिएशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है कि ये ट्रैकर्स लगाएं। तो उस ट्रैकर्स के साथ हमने जो यहाँ पे 7 वेल रेपुटेड कंपनीज़ हैं उनको हमने कहा है कि भाई ट्रैकर की रिपोर्ट आप दें, जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करेगा एट द एंड ऑफ द डे हमने ऑटोमेटिकली जिनने स्पीड लिमिट को वायलेट किया हमने उनका चालान वहाँ पे भेज देना है। अच्छा सर, एक बहस ये भी होती है कि कसूरवार कौन है, हु इज़ एट फॉल्ट, और ज़ाहिर है कंप्लाइंस तो हमारे शहरियों का वैसे ही बड़ा कम है ट्रैफिक कवानीन पर। मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा बेएहतियाती करते हैं या हैवी ट्रैफिक वालों के मसाइल ज़्यादा हैं कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हैं, अंडर एज ड्राइवर्स हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस कोई ड्राइव करते हैं? देखें अभी जो इसमें असेसमेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स आते हैं उसमें 57% मोटरसाइकिलिस्ट विक्टिम बन रहे हैं और कोई 36 या 37% जो है ना वो पेडेस्ट्रियन है जो मतलब इसमें विक्टिम बन रहे हैं। तो ये दो ऐसे मतलब कैटेगरी है जो विक्टिम हो रहे हैं। तो हमने सबसे जो शॉर्ट टर्म हमने जो मेयर्स किए उसमें मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हेलमेट के लिए कहा कि भाई इनका हेलमेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गिरता है तो हेलमेट होने की वजह से हमने देखा है कि भाई उसकी इंजरी जो हेड इंजरी होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ्स होती है तो वो मिनिमाइज़ हो जाती है। तो हमने उसके लिए बहुत सख्ती की है। हमने कोशिश की है कि उन मोटरसाइकिलिस्ट को जो बगैर हेलमेट के चला रहे हैं उनकी गाड़ी को डिटेन करें, उनको कहें कि जाएं आप हेलमेट दें फिर अपनी गाड़ी को मतलब वापस लें। तो उससे काफ़ी फ़र्क हमने देखा कि पड़ा है और मज़ीद मतलब ये कि लोग हेलमेट को यूज़ करना शुरू किया। इस पर मज़ीद सख्ती करते जाएंगे। और फिर हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी हैवी व्हीकल्स हैं जिनके अंडर ये मोटरसाइकिलिस्ट टायर के नीचे आ जाते हैं, तो वो अंडर रनर जो है मतलब हमने उसको कंपलसरी किया है कि भाई ये गाड़ियाँ जो हैं वो जब अंडर रनर लगाएंगी तो अंदर नीचे मोटरसाइकिल्स के साथ अगर मोटरसाइकिल के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो नीचे नहीं जाएंगे, और नीचे नहीं जाएंगे तो वो ज़ाहिर है कि उनके चांसेस बचने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो जो अंडर रनर हमने कहा है कि भाई ये कंपलसरी करें, तो उस पर जो डिफरेंट बड़ी गाड़ियों के एसोसिएशन है उन्होंने हमने उनको टाइम लाइन दिया है, शायद 1 मई का उसका टाइम लाइन है कि भाई इनको आप लगाएं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो उसमें फिर हम उनकी गाड़ियों को बंद करेंगे और जब तक वो नहीं लगाते तब तक उनको ऑपरेट करने नहीं देंगे। तो ये दो ऐसे हमने मेयर्स दिए हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स में जो फैटलिटीज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। कि ऐसा ही हो। यू आर वेरी राइट। और ख़ास तौर पे अगर मोटरसाइकिल्स वगैरह एक बेसिक चीज़ लाइक हेलमेट अगर नहीं पहन रहे तो आप कितना उनको जब खुद को अपना ख्याल ना हो तो आगे आप क्या कर सकते हैं। आजी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद कच्चे के इलाकों में जो जराइम है वो कंट्रोल हुए कि नहीं उस हवाले से भी हम अमन की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। हम बात कर रहे थे गुलाम नबी मेमन साहब से, आईजी सिंध पुलिस, जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। आईजी साहब बड़े मसले हैं वैसे तो, एक और पे भी आपकी तवज्जो लाना चाहते हैं, जैसे कि जी सिंध में जराइम के हवाले से कच्चे के इलाकों का नाम जो है वो हमेशा टॉप पर ही रहता है। जो सिंध में नहीं भी रहता, पंजाब साइड पर भी होंगे, उनको पता होगा कि इधर क्या हो रहा है। तो बताएं ज़रा कि वहाँ कुछ कंट्रोल कर पाएँ। देखें एक तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी से बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि काफ़ी वीक से सिंध में जो बहुत ज़्यादा ये किडनैप रैंसम का मामला था, हमारा होस्टेज का नंबर सिंगल डिजिट में आया हुआ है। अभी अगर आज की हम बात करें तो ओनली 4 होस्टेजेस जो है वो रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जो पास एज एन होस्टेज हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जल्द से जल्द रिकवर कराएं। ये वजह मिनिमम नंबर की इस वजह से हुई है कि पुलिस ने बड़ा इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम किया है। बहुत सारे ऐसे डाकों को चैलेंज किया जो अदरवाइज़ पुलिस के लिए बहुत परेशानी का बायस बन रहे थे, किडनैपिंग के वारदात कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो हमने गवर्नमेंट ने हमें बजट दिया, हमने टेक्नोलॉजी को ख़रीदा, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और जिसकी वजह से आज
हमारी पोजीशन वहाँ पे बेहतर हुई है। हमने कच्चे में जो ऑपरेशन का जो टैक्टिक्स चेंज किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्रिमिनल्स मारे गए हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये इशू है, लेफ़्ट साइड पे घोटकी और सक्खर और राइट साइड पे जो है कश्मीर और शिकारपुर, तो इन सिर्फ 1 साल के अरसे में इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 86 के करीब डाकू जो जिन पे काफ़ी हेड मनी भी थी वो मारे गए हैं, और तकरीबन कोई 150 के करीब डाकू जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो इंजर्ड कंडीशन में पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। और 400 से ऊपर डाकू ऐसे थे जो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में थे, उनको गिरफ़्तार किया है। तो ये पूरी सारी एक्टिविटी जो 1 साल में हुई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये इम्पैक्ट आया है। और बहुत सारी एक आपने देखा होगा कि सालों से एक इशू था फ़ीमेल वाइस के ज़रिए से या कोई और ट्रैप के ज़रिए से लोगों को बुलाया जाता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया है। तो ये पुलिस ने जो वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया, हमें जो कहा जाता था ऑपरेशन करें, पुलिस ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही है, मैं हमेशा कहता था कि भाई वहाँ का जो जोग्राफ़ी है, जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होता है। तो हमने स्ट्रेटजिक जगहों पे अपनी पुलिस को डिप्लॉय किया और वहाँ से फिर इंटेलिजेंस को कलेक्ट किया और ये ऑपरेट किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट्स आए हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारा ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन मज़ीद चलता रहे कि यहाँ पे परमानेंट अमन आए। तो आप कह रहे हैं साल में 80 से ज़्यादा डाकुओं को, जिनमें बहुत सौ पे हेड मनी भी थी, उनको मारा गया है, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हॉस्टेजेस जो हैं वो सिंगल डिजिट 4 पे आ गए हैं सर। इवन 1 इज़ टू मच, बट चलें दैट्स एन इम्प्रूवमेंट के 4 पे। सर कराची शहर पे वापस आते हैं। आपको पता है बड़ा सिटी है, हम सबको मालूम है, इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। 2.5-3 करोड़ आबादी है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम भी यहाँ पे लोगों को बहुत सालों से, दिहाइयों से परेशान किए हुए है। सो उस ज़मन में कोई बेहतरी आई है, मज़ीद इम्कानात हैं? देखिए इसमें ना एक कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेके पुलिस को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस का काम ऐसा है जहाँ पे हर टाइम पे बहुत सारी गुंजाइश होती है उसको मज़ीद चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन जब आप आज का क्राइम को कंपेयर करें प्रीवियस मंथ्स में, जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि इंटरम सेटअप को करंट सेटअप के साथ, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ एवरेज क्राइम था वो 252 केसेस पर डे था इन फर्स्ट 3 मंथ्स। अभी आज कंपेयर करते हैं तो लास्ट दिसंबर जो हमने क्लोज़ किया वो 161 केसेस पर डे है। तो आप देखें कि कोई 30% एंड प्लस स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। फिर सबसे जो ख़तरनाक चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखनी पड़ी, और मैं समझता हूँ कि वो क्रिटिसिज्म जायज़ थी, वो थी स्ट्रीट क्राइम में वायलेंस के मर्डर हो गया स्ट्रीट क्राइम करते हुए या बंदे को इंजर्ड कर दिया। तो ये भी अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये बहुत मिनिमाइज़ हुआ है। और इसको अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो फर्स्ट 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च को अगर कंपेयर करें रेस्ट ऑफ 9 मंथ से, तो ये 55% रिड्यूस हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस ने 2-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं वो ये है कि टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं उन क्रिमिनल्स को जिनका आइडिया है कि इस तरह की रिपीट अफेंडर्स हैं। और सेकेंडली हमने 392 सेक्शन जो अवेलेबल था पहले, उसको अभी 397 सेक्शन लगाना शुरू किया जो नॉन अवेलेबल है और ट्रायबल बाय द एडिशनल सेशन जज है, और वो उसके लिए सज़ा भी 7 साल की है। और सेकेंडली इसमें हमने ये कोशिश की है कि हर ऐसे केस में हम आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कराएं जिसमें विक्टिम या उसके विटनेसेस राज़ी होते हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कराने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन क्रिएट जब हो जाती है तो उससे ये कि ज़मानत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आइडेंटिफिकेशन क्रिएट पे जोर लगाएं। इस पर IG ऑफिस जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उस पर काफ़ी मॉनिटरिंग करता है। तो ये जो एफ़र्ट किए हैं उसकी वजह से हमने देखा है कि उनकी ज़मानतें कंपैरेटिवली अभी मतलब डेज़ बढ़ गए हैं, मतलब डिटेंशन के, वो ज़मानत कम होना शुरू हुई है। हाजी साहब आप हमारे साथ हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से ही ये हम पूछना चाहते हैं, पुलिस हुकाम को स्ट्रीट क्राइम्स वाले मामलात में अदालतों से ये शिकायत रही है कि वहाँ पुलिस को टफ टाइम और मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल जाता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट हमने ऐसा देखा भी है। तो क्या इस पोजीशन में कोई चेंज आया है या फिर अभी भी यही चल रहा है?
देखिए बात ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर बेहतर इन्वेस्टिगेशन केस अच्छा बना हुआ है तो नेचुरली उसमें सज़ा जो कन्विक्शन है वो उसके चांसेस बेहतर हो जाते हैं। हमारा हालांकि लॉ का जो प्रिंसिपल है कि यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, और दूसरा ये कि ये है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो फिर अक्यूज़ को बेनिफिट मिल जाता है, उस बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से फिर वो अक्यूटल में चला जाता है। तो हमारा केस प्रूव करना बड़ा मतलब ये कि मेहनत तलब काम है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो इन्वेस्टिगेशन साइड पे है वो बेहतर से बेहतर हो, बेहतर ट्रेंड हो, और उसको हमने अभी कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट से मांगी तो गवर्नमेंट ने 650 मिलियन अंडर कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें एलोकेट किया इस बजट में। और फिर हमें ये शिकायत आई कि जो पैसे किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो मैक्सिमम कैप रखा गया वो कम है। मिसाल के तौर पे नार्कोटिक्स के केस में सिर्फ 500 रुपये थे कि भाई उसकी कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो जो कैपिंग थी वो हमने उसको अफसर से डिस्कस करके उसी तरह से रखा जिस तरह से मतलब उनको ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया, तो अभी वो भी इशू नहीं रहा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स को बेहतर से बेहतर हम टूल्स दें और उनको कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेहतर दें। अभी पहले सेंक्शनिंग अथॉरिटी इसके लिए एसपी था, अभी हमने जो एरिया का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, थाने का इंचार्ज है, हमने उसको ये पावर्स दी हैं और बजट में उनके हवाले किया है कि भाई वो ख़ुद ही इस बजट को यूज़ करें और ख़ुद ही सेंक्शन करें। नेचुरली उसका मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट तो होगी, लेकिन ये कि हमने ये पावर्स कोशिश किया है कि इसको नीचे से थाने के लेवल पे इसको ले जाएं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स कि आपने कैसा ह्यूमन रिसोर्स इंडक्ट किया है, उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है कि 2000 ASIs डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भर्ती हो, और ये मैं समझता हूँ कि जैसे ही इंडक्ट होंगे और ज्वाइन करेंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही है, आप बहुत सारे आइडियाज़ आप कह रहे हैं अब ऑन द वे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो और बेहतरी आएगी। सर एक वक्त हमारे पास अब इतना ही है, लेकिन एक सवाल जो लाजमी आपसे करेंगे वो है पुलिस के इमेज का। आवाम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं होते, करप्शन का मसला भी है, इमेज का मसला भी है, ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? देखिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं इस को अंडरस्टैंड करता हूँ कि हमारी अगर परफॉर्मेंस में कोई वीकनेस है तो वो ये चैलेंज है जिसकी वजह से हम हमेशा कोई ना कोई इस तरह की वीकनेस की वजह से अंडर क्रिटिसिज्म आते हैं, और ये जितना इस पे एक्शन होना चाहिए उतना कम है। इसमें कोशिश हमारी पूरी है कि किसी तरह से मतलब हम अपने डिपार्टमेंट एक्शन को और हमारे जो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसके अगेंस्ट हम पूरी कार्रवाई करें। मैं इसका डेटा को जब देखता हूँ तो पिछले साल 2024 में सिर्फ जो मेजर पनिशमेंट है जिसमें डिसमिसल भी है और कंपल्सरी रिटायरमेंट है, ये कोई तकरीबन 5000 के करीब हमारे पुलिस ऑफिसर के एक साल में हुई। न सिर्फ ये कि ये माइनर पेनल्टी का अगर हमने उसको वर्कआउट किया तो 40,000 माइनर पेनल्टीज़ डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स को दी गई एक साल के अरसे में। हमने ये भी मतलब इंश्योर किया कि अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो क्राइम कमिट करता है, मिसाल के तौर पे कहीं पे गया उसने एक्सटॉर्शन कर दी, कहीं पे वो गया उसने मतलब किसी बंदे को रखा और पैसे डिमांड किए, तो इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई करता है तो हमने उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड किए। और अगर आप पिछले साल का डेटा लें तो 640 केसेस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सिंध में यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए। तो हम ये मतलब डेटा बताने में मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हो रही है कि मतलब हम इस तरह से मतलब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो गलत एक्टिविटी करता है उसको स्पेयर ना करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, और यही वे फॉरवर्ड है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है अजी साहब क्योंकि ये ही डिटरेंस भी क्रिएट करेगा। बहुत शुक्रिया आपने, और कॉन्फिडेंस इन पुलिस एज वेल जब डेटा सामने आएगा। गुलाम नबी मेमन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
अच्छा जी, हर साल की तरह आपको बताएं कि इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों ने बैसाखी का त्यौहार खुलकर मनाया और सिख यात्री ननकाना साहब, हसन अब्दाल, पंजा साहब, रोड़ी साहब, करतारपुर और लाहौर के गुरुद्वारा जन्म स्थान गए और पूरे इत्मीनान से अपनी रिवायती मजहबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अंजाम दी। और बैसाखी आपको बता दें गंदम की कटाई की खुशी में मनाया जाने वाला एक सकाफती और ज़रई त्यौहार है जो कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की मेहमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी सर्टनली। और आपको पता है हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं। सिख यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई, खाने पीने दीगर सहूलतों का पूरा जो भी ह्यूमन नीड्स होती हैं बेसिक, उन सब का ख्याल रखा गया। पाकिस्तान ने इस बार मामूल से हटकर 2-3 हज़ार वीज़ों के बजाय 6,000 से ज़ायद सिख यात्रियों को वीज़े फराहम किए, जिस पर सिख यात्री बहुत खुश भी दिखाई दिए हैं। सिख यात्रियों ने वापसी पर पाकिस्तान का बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ़ की है। सिख यात्रियों ने बहुत कुछ कहा इस सिलसिले में, उनके तासुरात भी हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़रा उनकी ज़बानी ही हम सुन लें तो बेहतर होगा। रमेश सिंह खालसा हमारे साथ हैं, पेट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान सिख काउंसिल के। रमेश साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पहले जहाँ 2-3 हज़ार यात्री आते थे अब 6,000 डबल फिगर कर दिया गया है। ये तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस है उन इंतज़ामात में, जहाँ जब यात्री आते हैं तो वो बहुत ही एट होम फील करते हैं, बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। आप अग्री करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके जियो न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिख बरादरी की वॉइस को और पाकिस्तान में बसने वाली तमाम जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी अक़लियतें उनकी वॉइस को हमेशा रेस किया। और जिस तरह आपने अभी बताया अपने शो में कि हर साल सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बसती है और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी ने वैसाखी का त्यौहार बहुत ही जोश और जज्बे से मनाया। और इस साल 2025 में जो वैसाखी का त्यौहार था, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख यात्रियों के लिए इंतजामात किए गए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि जो आपने सुना भी होगा और जो इंडिया पाकिस्तान का एक प्रोटोकॉल मुआहदा है 1974 का, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदुस्तान से सिख यात्रियों को सिर्फ 3,000 वीज़ाज इशू किए जाते हैं। 3,000 यात्री पाकिस्तान आ सकते हैं, चाहे वो वैसाखी का त्यौहार हो, चाहे वो गुरु नानक साहब का जन्मदिन हो जो ननकाना साहब में मनाया जाता है। पर इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने हर दफ़ा की तरह एक बड़ा दिल रख के जो दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री थे उनको 6,000 से ऊपर 7,500 के करीब लगभग वीज़ा उन्होंने इशू किया पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से। और 7,000 के करीब सिख यात्री हिंदुस्तान से और दुनिया भर से पाकिस्तान आए और उन्होंने ननकाना साहब में, और इस दफ़ा ये खसूसियत थी कि ननकाना साहब में भी वैसाखी का त्यौहार सेम डेटों में मनाया गया और हसन अब्दाल जो गुरुद्वारा पंजा साहब है वहाँ पर भी सेम डेटों में मनाया गया। और हुकूमत पंजाब का भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल था। हमारे जो पंजाब के माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब और प्रधान पाकिस्तान, हम चाहेंगे कि ये 6,000 से अगले साल 12,000 हो और ये नंबर बढ़ता चला जाए। कौन कौन से एवेन्यूज़ ऐसे हैं जहां आप समझते हैं कि हाँ कहीं बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? हमें अभी इंतज़ामात बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, आप भी तारीफ़ कर रहे हैं, यात्री भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर सकें और इम्प्लीमेंट हो सकें अगली दफ़ा से? जी, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे इंतजामात थे और अच्छी जो इन्होंने वीज़ा इस दफ़ा इशू किए, इतने यात्री आए, अब दुनिया भर से आना चाहते हैं। इस वक्त मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में हूं तो यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से और पाकिस्तान ने इस बार तो ये किया कि कई मुल्कों को वीज़ा जो है ई वीज़ा उन्होंने कर दिया। 125 कंट्रियों को हुकूमत पाकिस्तान ने ई वीज़ा कर दिया। उसमें यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके, कनाडा, अमेरिका से लोग जो वीज़ा हमारे यात्री अप्लाई करते हैं, सिख यात्री जो पाकिस्तान गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, उनको 30 मिनट में वीज़ा मिला। ये हमारे सिख यात्री जो यहाँ पर आए उन्होंने बताया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान में जब सिख यात्री आते हैं
तो पाकिस्तान गुरु नानक साहब की धरती है, बाबा बुल्ले शाह की धरती है। मैं समझता हूँ कि सिख यात्री यहाँ से मोहब्बतों भरा पैगाम लेके दुनिया भर में जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान की सिख बरादरी ने खुले दिल से क्या पैगाम देंगे जो अभी भी अक्रॉस द बॉर्डर हमें सिख बहन भाई सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? अगली दफा वो भी प्लान करें, क्योंकि हम तो उनको वेलकम ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की जो आवाम है वो वेलकमिंग पीपल है और मैं उनको यही दुनिया भर के सिख कम्युनिटी को पैगाम देना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान आए और अपने गुरुद्वारों के दर्शन करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है जो उन्होंने फरमाया था कि तमाम मज़ाहिब जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और ये 7000 जो यात्री यहाँ से दुनिया भर में गए हैं, ये पाकिस्तान के सफ़ीर और एम्बेसडर बहुत शुक्रिया आपका रमेश सिंह खालसा साहब, पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान सिख काउंसिल, और इनका पैगाम दुनिया भर में बसने वाले सिख लोगों, सिख बहन भाइयों तक पहुंच गया है, सिख बरादरी तक पहुंच गया। उन्होंने कहा जी आप आएँ और हमारी तैयारी मुकम्मल है और हुकूमत पाकिस्तान, ये आपने अच्छी बात की है। हमारी तैयारी हमेशा मुकम्मल होती है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी कहीं हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि हमारे इस तरह मेहमान आए हो और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हो, जिससे मुझे बाय द वे ये ज़रूर याद आया कि मैं अभी तक करतारपुर नहीं, अब्दुल्ला डिड यू गो? नो, डिड नॉट हैव अ चांस। वी हैव नॉट बीन एंड वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई दैट। हम जरूर जाएंगे और हम जरा अपना भी तो आंखों देखा हमारा हाल होना चाहिए। रिकॉर्ड बना लिया हमने, रिकॉर्ड बना लिया। और कल हम आपको बता रहे थे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान के 2 रनर्स फैसल शफी और दानिश इलाही ने एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड बनाया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों रनर्स ने बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पहनकर रेस मुकम्मल की। ये लें जी तस्वीरें देखें। और ये कल मोहम्मद जुनैद हमारे अपने मैराथन रनर, हमारे साथी, वो आए हुए थे। उन्होंने भी हमें ये बताया था कि दिस इज व्हाट दे आर इंटेंडिंग टू डू। एब्सोल्युटली, दोनों एथलीट्स ने बोस्टन मैराथन में एक साथ अपनी दौड़ शुरू की थी और एक साथ 3 घंटे 26 मिनट में इसको मुकम्मल किया। दुनिया की कदीम तरीन बोस्टन मैराथन कीनिया के जॉन कोवर ने जीत ली है और विमेन इवेंट में भी केनियन एथलीट ही हैं जिन्होंने 2 मिनट के फ़र्क से नया रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 2 मिनट का फ़र्क था। तो एक सेकंड काउंट करता है ये, तो फिर भी आप 2 मिनट की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड भी काउंट करता है। डेफिनेटली एन अकम्पलिशमेंट फॉर पाकिस्तान। एक तो हमें खुशी होती है ना, ये सारी जो मेजर मैराथन्स हैं उनमें पाकिस्तानी होते हैं। अब तो पहले तो ऑब्वियसली हम जिक्र भी नहीं करते थे बिकॉज हमारा कोई खास लेना देना नहीं था, बट आई एम सो ग्लैड दैट वी आर इन इट नाउ। फिनिश लाइन अबूर कर रहे हैं, पीछे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये है कोई नहीं आगे दूर तक कोई नहीं है, बट दैट्स द थिंग। अच्छा जी, साथ ही आज जी क्या मनाया जा रहा है? साहब की बरसी भी है आज और अर्थ डे भी मनाया जा रहा है आज। आपको पता था? अर्थ डे, आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। और अर्थ आवर भी आज ही होगा क्या? मतलब ये सारी चीजें, हम टाइम नहीं है ना डिटेल में जाने का, लेकिन एक मैंने आपसे वादा किया था, वो रोजी वाला क्लिप नहीं हम दिखा सकते जाते जाते? गुड, ठीक है।